बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 5 और उनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें कैसे याद किया जाए। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको कैसे याद किया जाए और कौन कौन से यहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर की लोकेशन किस किस कॉम्प्लेक्स के बीच में होती है, उन्हें किस तरीके से याद किया जाए, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए 5 कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है, उसका नाम होता है बेटा NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 कंपोनेंट लगे होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट होता है वो होता है FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और बेटा आयरन सल्फर FeS। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में हमारा FMN और FeS प्रेजेंट होता है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद में सीधा कॉम्प्लेक्स 2 नहीं आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद में आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ध्यान से सुनना मेरी बात। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है साइटोक्रोम। उस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बेटा। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट होगा साइटोक्रोम B, फिर बीच में होगा इनके आयरन सल्फर प्रोटीन और फिर हो जाता है हमारा साइटोक्रोम C1। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा बेटा, ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा एग्जैक्टली इसी तरीके से। और इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में आपको एक प्रोटीन मिलती है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करती है। क्या करेगी इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप याद करिए कि यहां पे एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं हम लोग यूबिक्विनोन। ये यूबिक्विनोन क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ठीक है जी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 3 के बीच में प्रेजेंट होती है। और उसके बाद में आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम होता है क्या आपका, इसका नाम होता है बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर अक्सर MCQ ये बनता है कि ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये एक्चुअल में एंजाइम होता है क्रेब्स साइकिल का, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। लेकिन ये एंजाइम, अच्छा इसका काम क्या होता है, तो याद रखना कि ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने में, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाता है। और बायोमोलिक्यूल से रिस्पेक्ट में इसमें क्वेश्चन मिल जाता है कि इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो किस मॉलिक्यूल से होता है, तो एक मॉलिक्यूल होता है बेटा मेलोनेट, जो इसके लिए कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर सकता है। इसके ऊपर MCQ बन सकता है। तो यहां पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होगा इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो बेटा इसके अंदर हमारा होता है FAD और बेटा दूसरा होता है FeS आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है। और एक बात और याद रखना कि यहां से जो कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन आगे ना बढ़ के, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास ना जाके इस कॉम्प्लेक्स से भी इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन के पास में भेजा जाता है। मतलब कहने का यह है कि जो यूबिक्विनोन होता है, UBQ होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बीच में प्रेजेंट होता है। और साथ में यही यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बीच में भी होता है। कहने का मतलब यह है कि इसके पास में कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे और इसके पास में कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। और उसके बाद में ये दोनों से ही जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को दे देगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बाद में बेशक ये बन रहा हो कॉम्प्लेक्स 2, लेकिन
सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन इसी के पास जाएंगे, है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बाद में आ गया 2 और उसके बाद में आएगा हमारा कौन बेटा, उसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। और इस कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में, हालांकि देखिए ये बीच में कॉम्प्लेक्स 2 लिख रहा हूं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पहले इसको देगा फिर यहां से इसके पास में आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि सपोज करो कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो भी यूबिक्विनोन के पास में गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन गया, वो भी यूबिक्विनोन के पास में गया, और यूबिक्विनोन के बाद में ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास में पहुंचा है। और कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और उस इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो नाम है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी, तो ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और आपसे पूछा जाए ये किसके बीच में प्रेजेंट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में होता है हमारा साइटोक्रोम सी बेटा। साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है इसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट है, इसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं। कौन से, पहला होगा CuA, फिर होगा हमारा कौन सा साइटोक्रोम A मॉलिक्यूल, फिर होगा हमारा कौन सा साइटोक्रोम A3 मॉलिक्यूल, और फिर होता है दूसरा कॉपर सेंटर जिसे हम लोग CuB कहते हैं, जिसे हम लोग CuB कहते हैं, है ना। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम से वो सीधा कॉम्प्लेक्स 2 के पास ना भेज के ये भेजे जाते हैं किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। और आपसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन का टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, तो हमेशा याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास में इन इलेक्ट्रॉन की मदद से जो वहां से इन NADH और FADH मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके भेजे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली हाफ ऑक्सीजन के साथ में मिलके, ये इलेक्ट्रॉन हाफ ऑक्सीजन के साथ में मिलके और 2 प्रोटॉन के साथ में मिलके क्या बना लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन यहां पे करवा देंगे। ठीक है जी। और फाइनली हमारा लास्ट कॉम्प्लेक्स आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5, या उस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का नाम होता है बेटा F0 F1 ATPase। और इसके 2 कंपोनेंट होते हैं F0 F1 में। F0 जो होता है ये चैनल होता है जिसके थ्रू प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं, और ये बेसिकली पूरा इंटीग्रेटेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और F1 जो होता है इसके अंदर ATP सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ATP सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। मतलब कहने का ये है कि ये एंजाइम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के ATP की सिंथेसिस करवा देता है, ATP की सिंथेसिस करवा देता है। ठीक है, ये तो हमारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम हो गए बेटा, ये तो आपके कॉम्प्लेक्सेस के नाम हो गए। तो आपको 5 कॉम्प्लेक्सेस आपने सीक्वेंस में देखे, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, उसके दो कंपोनेंट थे FMN FES। फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 था साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जिसमें साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1 मॉलिक्यूल था। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 था हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जिसमें FAD FES हमारे कंपोनेंट थे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था जिसे कहा गया आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जिसमें CuA साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 और CuB मॉलिक्यूल थे। एंड फाइनली हमारा कौन सा था, हमारा फाइनल कॉम्प्लेक्स था कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है, मतलब अगर आप इसे डायग्राम में बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए यहां पे मैं ये बना रहा हूं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये बना रहा हूं मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। और इस तरफ बना दे रहा हूं मैं क्या, आपका मैट्रिक्स। तो ये रीजन हो गया आपका मैट्रिक्स।
ठीक है जी, ये वाला रीजन हो गया हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो पार्ट है इसे कह रहा हूं मैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ध्यान से सुनना मेरी बात आप। सबसे पहला हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है जिसे मैं नाम दे रहा हूं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया 2 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट लगा होगा यहाँ पे FMN और दूसरा होगा इसके अंदर FES। ठीक है जी, इसके अलावा तीसरा कॉम्प्लेक्स आ जाता है इसके बाद में डायरेक्टली। यहाँ पे मैं तीसरा कॉम्प्लेक्स बना दे रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया था। इसे मैं कह रहा हूँ साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। और बेटा इसके अंदर क्या क्या लगा होगा, इसके अंदर होगा साइटोक्रोम C, पहले B होगा, फिर होगा आयरन सल्फर प्रोटीन, और उसके बाद में लगा होगा बेटा साइटोक्रोम C1, और उसके इन दोनों के बीच में आपको लगाना है कौन, यूबिक्विनोन, UBQ। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर इनके बीच में लगा होगा ये है UBQ, है ना। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब बात कर लेते हैं एक और कॉम्प्लेक्स की, तो वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसे मैं कह रहा हूं आपका, जिस कॉम्प्लेक्स को मैं कह रहा हूं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होगा। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होगा। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा हमारा FAD पहले, और उसके बाद में कौन प्रेजेंट होगा, इसके बाद हमारा बेटा यहाँ पे होगा FES। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस कैसे याद रखना है, आपको सीक्वेंस ऐसे याद रखना होगा कि FMN पहले, FES बाद में, FES के बाद यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन के बाद में साइटोक्रोम B, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C, फिर आ गया हमारा किसके पास, इस कॉम्प्लेक्स में। और इस कॉम्प्लेक्स में पहले कौन है, FAD, FAD के बाद FES कॉम्प्लेक्स, और इस FES कॉम्प्लेक्स के बाद में ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारा चौथा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, चौथा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा जिसे आप बना सकते हैं, जिसे कह रहा हूं मैं साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है जी, तो आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा कि आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में ना भेज के, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसे इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C से, साइटोक्रोम C1 से इस साइटोक्रोम C के पास भेजेंगे और डायरेक्टली आप भेज देंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर। ठीक है, जिसका नाम है हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। यहाँ पे होगा सबसे पहले कॉपर सेंटर जिसे मैं CuA कह रहा हूं, फिर होगा हमारा कौन सा, साइटोक्रोम A, फिर होगा कौन सा, साइटोक्रोम A3, और उसके बाद कौन होगा बेटा, उसके बाद होगा हमारा CuB, कॉपर B सेंटर। ठीक है जी, और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो जाएगा। तो इसको गेन करने के बाद में हाफ ऑक्सीजन और 2 प्रोटॉन मिलेंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी, और आप लास्ट में बना सकते हैं F0 F1 ATPase। फाइनली आप बना दीजिएगा F0 F1 ATPase, ये 5वां कॉम्प्लेक्स बना दीजिएगा। इस तरीके से F0 वाला पार्ट होगा, इस तरीके से F1 पार्ट होगा, और ये हमारा F0 F1 ATPase होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5th होगा, और ये होगा हमारा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 4th, है ना। अब एक बात याद रखनी होगी, किस किस के पास में कौन कौन से प्रोटॉन को पंप कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, और किस किस के पास में NADH ब्रेकडाउन होगा, किसके पास में FADH होगा। तो ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं NADH ब्रेकडाउन होगा या ऑक्सीडाइज होता है फर्दर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स पे,
तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3, 4 और 5th पे हो सकता है। और FADH के लिए आपको याद रखना होगा 2nd, 3rd, 4th और 5th। ठीक है, तो इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन या फर्दर ब्रेकडाउन इन कॉम्प्लेक्सेस पे हो सकता है। ठीक है, NADH फर्स्ट पे स्पेसिफिकली हो सकता है और FADH स्पेसिफिकली किस पे हो सकता है, 2nd पे हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और इनसे कौन कौन प्रोटॉन पंप करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहां पे NADH जब भी टूटेगा तो NAD बनेगा और ये NAD से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर दिए जाएंगे और प्रोटॉन्स को, 4 प्रोटॉन्स को यहां पे पंप कर दिया जाता है। 4 प्रोटॉन्स को यहां पे पंप कर दिया जाता है। ठीक है जी, और इसी तरीके से ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग। ठीक है, इसी तरीके से यहां से भी जब NADH टूटता है और NAD बनेगा तो इसको भी 4 प्रोटॉन्स को यहां से पंप किया जा सकता है। ठीक है, और हमारा FAD कॉम्प्लेक्स या FADH2 जो मॉलिक्यूल है वो FADH2 मॉलिक्यूल, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, वो यहां पे ब्रेक डाउन होता है, लेकिन यहां से प्रोटॉन्स को पंप नहीं किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन का जो भी मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचेंगे पहले यूबिक्विनोन के पास और यूबिक्विनोन के पास जाएंगे वो साइटोक्रोम बी के पास में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भी इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास पहुंचा गया और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी इलेक्ट्रॉन्स को किसके पास पहुंचाया गया, यूबिक्विनोन के पास में। यूबिक्विनोन क्या करता है, यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और ये क्या बनाएगा बेटा, ये रिड्यूस होके UbQH2 बना लेता है और जब भी इलेक्ट्रॉन वापस देगा तो ये अपनी उसी ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा जिसे यूबिक्विनोन कहते हैं। इसे यूबिक्विनोन कहा जाता है और इस फॉर्म को यूबिक्विनोल कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद में ये प्रोटॉन्स यहां से पंप कर दिए जाएंगे, है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से भी आए और वहां से भी आए वो इस तरीके से ट्रांसफर होते हुए कहां से, पहले साइटोक्रोम, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C1 था, ये साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C। ये कौन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये भी क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाएगा, प्रोटॉन पंप नहीं करेगा। और देखिए कॉम्प्लेक्सेस सारे प्रोटॉन पंप कर सकते हैं, बाकी एक कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन को पंप नहीं कर रहा, ये आप बात याद रखेंगे। और साइटोक्रोम C के बाद सीधा वो पहुंचेगा CUA के बाद साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, फिर हमारा CUB के पास में, एंड फाइनली उन इलेक्ट्रॉन की मदद से ये वाटर को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और यहां पे भी बेटा ध्यान से सुनना, NADH ब्रेकडाउन हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है और NAD बन सकता है, लेकिन इसमें से देखिए यहां पे 4 प्रोटॉन भेजे गए थे, यहां पे 2 प्रोटॉन्स को यूज कर लिया गया, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इन 2 प्रोटॉन्स को यहां पे दिखा दे रहा हूं। तो यह देखिए यहां पे 4 प्रोटॉन, यहां पे 4 प्रोटॉन और ये 2 प्रोटॉन, ये सब क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब भी इनमें से, ध्यान से सुनना, ये सारे प्रोटॉन्स जब यहाँ पे बन जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, या आप इसे कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि इनका प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पे हाई हो जाएगा। तो इनमें से बारी बारी से 2 प्रोटॉन्स निकल के जब यहां से जाएंगे तो क्या होगा बेटा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा और मिलके ATP बना लेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन से अलग होता है क्योंकि यहां पे प्रोटॉन को पंप करने के लिए जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आती है बेटा। ठीक है, तो प्रोटॉन को पंप कर दिया गया और ATP बना दी गई। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस का हिसाब था। अब बात यह है कि कौन से मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी बनाएंगे। तो आप याद रखना, जब भी एक NADH मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, जब भी एक NADH मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो यहां पे बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे 6 प्रोटॉन निकलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं। ठीक है, तो अगर 2 प्रोटॉन, ध्यान से सुनना, अगर 2 प्रोटॉन एक ATP बना सकते हैं तो हमारे पास में टोटल कितने NADH मॉलिक्यूल थे, ग्लाइकोलिसिस से क्रेब साइकिल तक टोटल
देखिए ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप पे याद करना, ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप पे आपको 2 NADH मिले थे। कितने मिले थे? 2 NADH मिले थे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जब हुआ था तो उस प्रोसेस पे 2 NADH मिले थे। फिर उसके अलावा जब क्रेब साइकिल हुई थी तो उस क्रेब साइकिल वाले स्टेप पे आपके 6 NADH मॉलिक्यूल बने थे। तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए? 10 NADH मॉलिक्यूल हो गए। तो अगर एक NADH से 6 प्रोटॉन निकल सकते हैं तो 10 NADH से कितने? 60 प्रोटॉन्स निकलेंगे। और अगर 2 प्रोटॉन एक ATP बना सकता है तो 60 प्रोटॉन हमारे कितने? 30 ATP की डायरेक्ट सिंथेसिस करवा देंगे। ठीक है जी, 30 ATP की सिंथेसिस करवा देंगे। कैसे करवाएंगे? जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, ये प्रोटॉन पास होंगे तो बेटा ATP बनेगी। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको NADH का चक्कर बताया, इसी तरीके से जो एक FADH मॉलिक्यूल होता है उसके स्प्लिट होने पे बेटा 4 प्रोटॉन निकलते हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है जी, तो अगर 4 प्रोटॉन हैं तो अगर 2 प्रोटॉन एक ATP बना सकता है तो हमारे टोटल 4 प्रोटॉन कितनी ATP बना पाएंगे बेटा? 4 प्रोटॉन 2 ATP बनाएंगे तो एक FADH तो 2 ATP बना पाएगा। और हमारे पास में टोटल कितनी FADH2 मॉलिक्यूल हैं? हमारे पास में डायरेक्टली 2 FADH2 मॉलिक्यूल होते हैं जो क्रेब साइकिल पे बन रहे थे। तो हमारे पास में 2 FADH2 हैं तो कितने? 2 FADH2 से कितने? 8 प्रोटॉन हो जाते हैं। तो 8 प्रोटॉन हमारी कितनी एनर्जी बना सकते हैं बेटा? 4 ATP बना सकते हैं। तो आप ये देखिए 4 ATP यहां आई, 30 ATP ये आई, इतनी 30 ATP तो आपको मिल रही हैं NADH से। किससे मिल रही हैं? NADH से मिल रही हैं, है ना। इसी तरीके से 4 ATP आपको कहां से मिल रही हैं? ये आपको FADH मॉलिक्यूल से मिल रही हैं। इसी तरीके से 2 ATP आपको कहां से मिल रही थी? ये मिल रही थी आपको बेटा किससे? ग्लाइकोलिसिस नाम के प्रोसेस से। और 2 ATP जो मिल रही थी वो कहां से मिल रही थी? क्रेब साइकिल के अंदर जो GTP बनी थी वो ही ATP के इक्विवेलेंट थी। तो 2 GTP थी, उसको 2 ATP के इक्विवेलेंट। तो टोटल हमारी कितनी ATP हो जाती है? 38 ATP प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्या हुआ था? 2 ATP को खर्च कर दिया गया था किस चीज में? जो कि ग्लाइकोलिसिस, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे 2 NADH मॉलिक्यूल बनाए गए थे, उन दोनों NADH को साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट किया गया था। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाने के लिए इन 2 ATPs को खर्च कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमारी 2 ATP इसमें से यूटिलाइज हो जाती हैं। तो 38 में से आपको 2 ATP घटा देनी है, तो नेट गेन जो बचता है वो 36 ATP का बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के बाद 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और बेटा कितनी ATP मिलती है? 36 ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये एक पूरा चक्कर था जो मैंने आपको समझाया और आपको ये